बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह हम रेस्पिरेटरी थेरेपी स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोस तो अपलोड की है। ऑलमोस्ट 280 वीडियोस अब तक अपलोड हो चुकी है, जिसमें स्पेशलिटी रिलेटेड भी है, 9th 10th FSC और साथ में एपिडेमियोलॉजी और जो जनरल सब्जेक्ट्स भी हैं उनसे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं। लेकिन आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो मेरी ख़ुद की भी स्पेशलिटी है और मैं चाहता हूं कि जितने भी आगे आने वाले रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैं उनको फ़ायदा हो। कुछ गैप्स मुझे नज़र आ रही हैं जो हमने अपनी ही स्टूडेंट लाइफ में फ़ेस किए हैं, जो प्रॉब्लम फेस की हैं। मैं नहीं चाहता कि जितनी भी आने वाले रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हो वो ये प्रॉब्लम्स जो है ना वो फेस करें। उनके लिए प्रॉब्लम्स अलग होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आज रेस्पिरेटरी थेरेपी से स्टार्ट करेंगे कि असल में रेस्पिरेटरी थेरेपी होता क्या है और साथ में जो रेस्पिरेटरी थेरेपी जो परफॉर्म करेगा वो कौन होगा। सही है। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि इस वीडियो को नहीं बनाना चाहिए, लेकिन ये वीडियो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रेस्पिरेटरी थेरेपी जो है या रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट जो है वो अभी पाकिस्तान में मतलब न्यू फील्ड है और अभी जो है ना इमर्ज हो रहा है। बहुत काफ़ी हद तक जो है ना इमर्ज हो भी गए, लेकिन अभी भी जो है ना वो ग्रोइंग स्टेज में है। तो ये इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ बनाना। न्यू जो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैं उनको ये कॉन्फिडेंस देना कि आप जो इस फील्ड में आ रहे हैं ना, ये कोई मतलब इसको इतना हल्का नहीं लेना चाहिए। आपको अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए और जो प्रिपरेशन होगी वो किस बेस पे होगी, आपको किस चीज़ पे एक्सपर्ट होना चाहिए। सिर्फ ये इस तरह नहीं है कि सांस लें और सांस बाहर करें और ये हो गई रेस्पिरेटरी थेरेपी, ऐसा नहीं है। स्टार्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन से। मैं चाहूँगा कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन ये मेरी एक कमज़ोरी है कि मैं मतलब कम टाइम में एक चीज़ को जो है ना एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये लॉन्ग ना हो। मैं आपको ईगन्स के हवाले भी दूंगा, सबके हवाले दूंगा और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। दो चीज़ें, एक है रेस्पिरेटरी थेरेपी। असल में रेस्पिरेटरी थेरेपी है क्या चीज़ और जो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट होते हैं उनका काम क्या होता है, ये दो चीज़ जितने भी आने वाले रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैं उनको मालूम होनी चाहिए। जितने भी एक्सपर्ट लोग इस फील्ड में प्रेजेंट हैं उनको तो पता है, लेकिन जो फ्रेश लोग आ रहे होते हैं, जो 4th और 5th सेमेस्टर के होते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि असल में मेरा काम क्या होता है। उनके जहन में सिर्फ ये होता है कि मैंने जो है ना एक मशीन चलानी है और वो मशीन जिसको हम मैकेनिकल वेंटिलेटर कहते हैं, बस मेरा काम सिर्फ इससे रिलेटेड है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ इस मशीन को रन नहीं करना, मैंने इस मशीन को क्यों रन करना है, कैसे रन करना है, इस मशीन से निकालना कैसे है, ये सारे इस फील्ड से रिलेटेड बातें हैं। सही है। इंशाल्लाह आज थोड़ा सा इस पे बात करेंगे और मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि जब भी आप 4th या 5th सेमेस्टर में पहली दफ़ा हॉस्पिटल आएंगे तो आपके जहन में क्या होना चाहिए। देखें, रेस्पिरेटरी थेरेपी या रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, इनको 3 चीज़ें ज़रूरी आनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वेंटिलेटर नहीं है। अगर हम 3 चीज़ों की बात करें ना तो इसमें एक है डायग्नोसिस, सही है। दूसरा है हमारे पास ट्रीटमेंट और तीसरा है हमारे पास मैनेजमेंट। ये अगर आप इसको खुलासतन कहें ना तो ये 3 चीज़ें रेस्पिरेटरी थेरेपी में भी आती है और एक रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट का काम भी यही होता है। लेकिन इन चीज़ों में आगे जाने से पहले मैं आपको ईगन्स की जो डेफिनेशन है वो मैं बता देता हूँ। ये है ईगन्स। इसका जो पेज है वो है पेज नंबर 2 चैप्टर नंबर 1। इसमें डेफिनेशन ऑलरेडी लिख की गई है कि रेस्पिरेटरी केयर क्या होता है, रेस्पिरेटरी थेरेपी क्या होती है और रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट क्या होते हैं। देखिए इसमें साफ साफ जो है ना वो लिखा गया है कि रेस्पिरेटरी केयर इंक्लूड द असेसमेंट, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, कंट्रोल, डायग्नोस्टिक, इवॉल्वेशन, एजुकेशन एंड केयर ऑफ द पेशेंट विद डिफिशिएंसीज एंड एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम। अगर आपको ये नज़र आ रहा होगा ना, मैं कोशिश करूँगा कि इसकी JPG भी डाल लूँ। ये इस पेज पे आपको नज़र आ रहा होगा। इस पे सिंपली आपको जो है ना बताया गया है कि ये जो रेस्पिरेटरी केयर है ना, ये काम रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट का ही है।
अब ये अगर इसको खुलासतन हम करें तो इसमें यही चीज़ें आती हैं। लेट से अगर हम इसको एक डिजीज़ के हवाले से लें, लेट से कोई भी जो है ना मतलब डिजीज़ है, हम ARDS को जो है ना ले लेते हैं, सही है। तो अब ARDS के लिए अगर आपके पास पेशेंट आ गए हैं, आपको किस तरह से पता चलेगा कि ये पेशेंट ARDS का है, इसको ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत है, मैंने ऑक्सीजन लगाना है या नहीं लगाना? तो उसके लिए आप मुख्तलिफ टाइप ऑफ टेस्ट करते हैं। लाइक लेट से मैं आपको जो है ना मोटा मोटा बता देता हूँ कि एक टेस्ट होती है जिसको हम ABGs कहते हैं, आर्टीरियल ब्लड गैसेस। वो वाली ब्लड जो हम आर्टरी से लेते हैं, ये जो ऊपर ऊपर नज़र आ रहा है ये हमारे पास वेन्स हैं, जो अंदर होते हैं जिसको हम जो है ना सिर्फ जो पल्सेस होते हैं उसको हम फील कर सकते हैं, उसको हम आर्टरीज कहते हैं। उन आर्टरीज से हमने जो ब्लड लेना है उसको ABGs कहते हैं। उन ABGs में असल में हमने देखना क्या होता है, उन ABGs में हमने ये देखना है कि जो पेशेंट है उसका CO2 कैसा है, उसका pH जो है ना वो किस तरह से है, PO2 कैसा है, सही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, बाइकार्ब भी होता है, सैचुरेशन ऑफ द ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन ये मेन चीज़ें आपको देखनी होती है। अब अगर लेट से आपके पास एक पेशेंट है, सही है, और उसकी CO2 नॉर्मल वैल्यू से कम है या ज़्यादा है, लेट से ज़्यादा है, सही है, या आपका जो pH है वो नॉर्मल लेवल से जो है ना नॉर्मल रेंज से कम है, ठीक है, तो ये इससे आपको एक डायग्नोसिस मिलेगा कि ये पेशेंट टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में है। एक्यूट है, क्रॉनिक है, वो अलग बात है, लेकिन यहां से आपको एक चीज क्लियर हो जाती है। लेट से अगर हम इसको जो है ना साइड पे कर दे और सिर्फ PO2 की बात कर ले, दो तरह के रेस्पिरेटरी फेलियर होते हैं, अगर आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। एक रेस्पिरेटरी फेलियर ये होता है जिसमें ऑक्सीजनेशन की ऑक्सीजनेशन का मसला होता है। कैसे? सिर्फ वहां पे ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही होती, CO2 नॉर्मल रहता है, जो PO2 होता है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वो हमारी बॉडी में नहीं होता, ठीक है, उसको हम टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर कहते हैं। दूसरा जो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर होगा उसमें हमारे पास जो CO2 होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है, तो इसको हम टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर कहते हैं। खैर बात कहीं और निकल जाएगी, लेकिन PO2 हमारे पास क्या है, PO2 लेट से 80 से 100 जो है ना ये हमारे पास नॉर्मल है, तो 80 से कम है, लेट से आपके पास 50 PO2 आ गया है, सही है, तो अब ये कम है ना। अब आपको ये डायग्नोसिस के जरिए पता चलेगा। अब ये डायग्नोसिस हमारे पास कौन से टेस्ट के जरिए आ गई है, ये आ गई है ABGs के जरिए, और ABGs हमारे पास क्या है, ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, सही है। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है ना ये असल में ये भी काम होता है रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट का, रेस्पिरेटरी थेरेपी का, रेस्पिरेटरी केयर का, क्लियर। अब इसके अलावा अगर हम दूसरे मतलब कोई ऐसी टेस्ट की बात कर ले, वैसे तो बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट हमारे पास होते हैं, लेकिन मैं आपको वो वाले बता रहा हूँ जो सबको मोस्टली पता होते हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता होता है। स्पायरोमेट्री भी हम करते हैं। स्पायरोमेट्री लेट से अगर आप एक पेशेंट की जो हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम है वो आपने देखना है कि इनकी लंग की कंप्लायंस कैसी है, ठीक है, तो ये भी एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट आप यूज कर सकते हैं। तो ये वाला सेक्शन तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रेस्पिरेटरी केयर में सिर्फ मशीन पे पेशेंट को डालना नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उसमें बटन्स लगाने नहीं होते। यहाँ पे आपने जो है ना ये चीज़ भी क्लियर करनी है कि अगर एक पेशेंट को मैंने रेस्पिरेटरी केयर प्रोवाइड करनी है तो मैंने कौन कौन से टेस्ट करने हैं, वो टेस्ट पे मैंने कमांड हासिल करना है कि अगर ABGs हैं तो ABGs में अगर इस तरह की वैल्यूज आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इस तरह की वैल्यूज आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा। बहुत सारे मुख्तलिफ डायग्नोसिस होते हैं, उन डायग्नोसिस से आपको पता चलेगा कि मैंने कौन सी ऑक्सीजन थेरेपी लगानी है। क्लियर हो गई बात। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट के हवाले से। लेट्स से एक पेशेंट है, यही पेशेंट है जिसकी PO2 जो है ना वो क्या है 50% है। तो अभी आपने क्या देखना है, अभी आपने देखना होता है कि मैंने इसको ऑक्सीजन थेरेपी लगानी है, ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी लगानी है। अब अगर आपने ऑक्सीजन थेरेपी लगानी है या देनी है तो आपने क्या करना होता है, आपने ये देखना होता है कि कौन सी ऑक्सीजन, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी विल बी गिवन टू द
पेशेंट आपने कौन सी रेस्पिरेटरी थेरेपी करनी है, एनआरएम लगाना है, नॉन रीब्रीथर मास्क जिसको कहते हैं, ठीक है, या लेट से आपने जो है ना सिंपल फेस मास्क लगाना है, या आपने NIV लगाने हैं, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, या आपने इंट्यूबेशन करनी है। पेशेंट को ETT पास आउट करना है इन द ट्रैकिया। तो ये आपको किस बेस पे पता चलेगा? ये आपको डायग्नोसिस के बेस पे पता चलेगा कि आपने क्या करना है, आपने कौन सी ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करनी है। लेट से अगर आप यहाँ पे देख ले तो एक और चीज़ भी है, लेट से निमोनिया का पेशेंट है और उसमें सिक्रेशन बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो उसमें आपने क्या करना होता है, चेस्ट फिजियोथेरेपी करनी होती है। इमरजेंसी चेस्ट फिजियोथेरेपी आप करते हैं, उनकी जो सिक्रेशन वगैरह वहाँ पे फंसी होती है वो बाहर निकल आ जाती हैं, तो ये भी एक ट्रीटमेंट का हिस्सा होता है। अब ट्रीटमेंट आपने किस बेस पे करनी होती है? इस बेस पे करनी होती है, ठीक है। अगर लेट से NRM है तो NRM पे मैंने कितनी ऑक्सीजन जो है ना फ्लो लगानी है, सही है, इस पे कितना लगाना है, इस पे कितना लगाना है, इस पे हमारे पास CPAP पे पेशेंट होगा या B लेवल पे होगा, ठीक है। ये सारे मूड्स, ये सारे इंटरवेंशन आपने किस बेस पे करने होते हैं? डायग्नोसिस के बेस पे। अगर आपको डायग्नोसिस नहीं आता तो आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अगर आपको ये पता नहीं है कि ये डिजीज की मैकेनिज्म क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्या असल में इस डिजीज में हो रहे, कौन से टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते, सही है। अगर आप इंट्यूबेशन करते हैं तो इंट्यूबेशन में आपने क्या करना है? लेट से अगर हम ARDS की तरफ आ जाते हैं, सही है, तो आपने इसमें कौन सा मूड जो है ना वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। मूड कौन सा सेलेक्ट करना है? साथ में अगर लेट से अगर मूड की बात कर ले तो VAC सेलेक्ट करना है, या VCSIMV सेलेक्ट करना है, या आपने PAC सेलेक्ट करना है, या PCSIMV सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये सारी मूड जो है ना उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इंट्यूबेशन, ये ट्रीटमेंट, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब अगर आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर भी दी, लेट से आपने पेशेंट को इंट्यूबेट कर भी दिया, अगर वो टेटनस का पेशेंट है जिसको स्पाज्म हो रहा है, इसकी वजह से आपने उसको इंट्यूबेट कर दिया। अगर ARDS का पेशेंट है आपने उसको इंट्यूबेट कर दिया, अगर नमूनिया का पेशेंट है आपने उसको इंट्यूबेट कर दिया, अगर COPD का पेशेंट है आपने उसको इंट्यूबेट कर दिया है या NIV पे डाल दिया, ये सारी ट्रीटमेंट उसको स्टार्ट हो गई है, सेडेशन भी स्टार्ट हो गई है, सिंक्रोनाइजेशन भी आ गई है। अब इसके बाद जो आपका स्टेप होगा वो है मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है वो मैनेजमेंट भी होता है। कैसे? वो इस तरह कि आपने फिर क्या करना होता है, आपने वाइटल साइंस को देखना होता है। वाइटल साइंस, लेट से वाइटल साइंस का मतलब क्या है कि इसकी रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है, हार्ट रेट नॉर्मल है कि नहीं है, टेम्परेचर जो है ना वो नॉर्मल है कि नहीं है, या इसके अलावा आप ABGs एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ये भी इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ABGs आप करेंगे, आप देखेंगे कि ज़्यादा ऑक्सीजन तो वेंटिलेटर के ज़रिए मैं नहीं दे रहा, या कम ऑक्सीजन तो मैं नहीं दे रहा, ठीक है। शायद मेरी बात आपको समझ आ रही हो, लेकिन कभी कभार नहीं, हर दफ़ा जब भी हम इंट्यूबेशन करते हैं तो हम उसमें सेटिंग्स करते हैं कि मैंने इतनी सेटिंग से इसको पीप देना है, टाइडल वॉल्यूम देना है, रेस्पिरेटरी रेट देना है। लेट्स से एक पेशेंट इंट्यूबेटेड है, अब वो इंट्यूबेटेड पेशेंट क्या होगा, वो फुली डिपेंडेंट ऑन वेंटिलेटर होगा। अभी आपने इंट्यूबेट, लेट्स से आपने एक पेशेंट को अभी इंट्यूबेट कर दिया, अब आपने क्या करना है, आपने वेट करना है कि इसकी जो मेन पैथोलॉजी है वो रिजॉल्व हो। अगर वो रिजॉल्व हो गई है या रेजोल्यूशन की तरफ जा रही है, प्रोग्रेशन जो है ना वो अच्छी की तरफ है, तो आपने क्या करना होता है, आपने वेंट से पेशेंट को हटाना होता है। अब ये वाला जो पीरियड है, ये वेंट पे डालना और वेंट से हटाना, इसके बीच के जो पीरियड होता है उसमें आपने मैनेजमेंट करना होता है। अब मैनेजमेंट आपने किस तरह से करना है कि लेट से आपने उसमें सेटिंग्स की हुई हैं, वो सेटिंग्स में क्या क्या होता है कि अब जो हम ये सांस ले रहे हैं तो ये हम इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर रहे हैं ना। अब जब आपने पेशेंट इंट्यूबेट कर दिया है तो उसका जो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन है वो किस पे डिपेंड होगा, वो वेंट पे डिपेंड होगा, वो आप सेट करेंगे। जो मैं ये सांस ले रहा हूं, ये मैं सांस ले रहा हूं, ये रेस्पिरेटरी रेट है, जिस तरह से मैंने वाइटल साइंस का कहा है।
अब ये रेस्पिरेटरी रेट जो है ना, ये तो खुद से वो पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा होगा ना, तो ये आपने क्या करना होता है, ये वेंट में सेट करना होता है कि इस पेशेंट को इतनी रेस्पिरेटरी रेट इसकी होनी चाहिए। एक होती है पीप। पीप क्या चीज़ होती है? पीप पीप ये हम कभी कभार आप बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ना वो कंफ्यूज करते हैं। एक होता है पीक, एक है पीक और एक है पीप। ये गाड़ी वाला पीप नहीं होता, वही पीप है, बस ये आप इस तरह याद रखें। इसका मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। अच्छा एक और बात मैं आपको इंटरेस्टिंग एक बात बता देता हूँ, मुझे और फील्ड्स का तो पता नहीं, लेकिन मेडिकल के जितनी भी फील्ड्स होते हैं ना, इनके जो नाम में, मतलब इसके नाम में सब कुछ होता है। अगर आपने एक चीज़ जो है ना वो सर्च आउट करनी है तो इसके नाम की डिफिनीशन आप जो है ना याद कर ले तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि अगर आपको पीप है तो ये पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। पॉजिटिव का क्या मतलब होगा कि एक प्रेशर होगा जो पॉजिटिव प्रेशर होगा जो मैं दे रहा हूं। एंड एक्सपिरेटरी, एक्सपायरेशन के प्रोसेस के एंड पे जो प्रेशर अल्वेओलाई में होगा उसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, जो शॉर्ट फॉर्म में है पीप। अब ये पीप हम क्यों सेट करते हैं, ये एक अलग सा एक टॉपिक है, इसको हम जो है ना बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने पीप भी जो है ना क्या करना होता है, ये सेट करना होता है ताकि अल्वेओलाई जो है ना वो कोलैप्स ना हो। जो बैलून होते हैं जब आप उसमें स्टार्ट में हवा डालते हैं तो वो मुश्किल होता है, जब थोड़ी सी हवा डाल लेते हैं ना तो वो उसको पुलाना आसान हो जाता है। इसी तरह के अल्वेओलाई भी होते हैं। अल्वेओलाई में आपने क्या करना होता है, अल्वेओलाई में आपने पीप डालना होता है ताकि वो कोलैप्स ना हो। अगर वो कोलैप्स हो जाएंगे तो गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सब कुछ खराब। सही है, तो ये एबीजीज एनालिसिस करने होते हैं। पीप जो है ना आपने सेट करना है। तो ये मैंने कितनी चीज़ें बताई, टाइडल वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी रेट, पीप एंड FiO2, कितना ऑक्सीजन आपने देना है ये भी आपने सेट करना होता है। क्योंकि अगर पेशेंट खुद से सांस ले पा रहा है, खुद से ऑक्सीजन मेंटेन कर पा रहे हैं तो वेंट की ज़रूरत क्या है? तो वो नहीं कर रहा है ना, तो मैंने क्या करना होता है, मैंने 30%, 40%, 50%, 60% अकॉर्डिंग टू द पेशेंट रिक्वायरमेंट मैंने ऑक्सीजन भी सेट करना होता है। ये सारे पैरामीटर्स हम डिस्कस करेंगे, ये सारे पैरामीटर्स करेंगे। आप इसकी फिक्र ना करें कि ये टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, पीप क्या होता है, किस तरह से सेट करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट किस तरह से सेट होगा, FiO2 किस तरह से सेट होगा, ये सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये जब सारी चीज़ें हम एक दफ़ा सेट कर लें तो ये सब कुछ तो क्या होता है, एक पेशेंट सारा वेंट पे डिपेंडेंट होता है, सब कुछ वेंटिलेटर कर रहा होता है। अगर सब कुछ वेंटिलेटर कर रहा है तो फिर आपने क्या करना होता है, टाइम टू टाइम उसको चेंज करना है। लेट से अगर आप एक पेशेंट, अभी मैं 21% पे जो है ना वो क्या कर रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, लेट से अगर मुझे कोई ऑक्सीजन 100% पे लगा दे तो क्या होगा, मेरे बॉडी में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जाएगा। जब बॉडी में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जाएगा तो उसकी बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो एक पेशेंट जो खुद से तो सांस नहीं ले पा रहा, ना मुझको ये बता सकता है कि अभी मेरी सांस ठीक है, तो आपने वेंटिलेटर के ज़रिए देखना होता है, एबीजीज के ज़रिए देखना होता है कि इसको मैंने अभी कम करना है, FiO2 ऑक्सीजन को मैंने कम करना है। तो ये सारा कुछ क्या होता है, ये मैनेजमेंट होता है। आपने 1 घंटे बाद देख लिया, अच्छा जी अभी FiO2 कम करना है, अच्छा जी अभी रेस्पिरेटरी रेट कम करना है, अच्छा अभी रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा करना है, IE रेशो, इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी रेशो ज़्यादा करना है, अच्छा अभी ये पेशेंट अच्छे की तरफ जा रहा है तो मैंने मूड को चेंज करना है, मूड को मैंने वीनिंग की तरफ जाना है, मैंने इस पेशेंट को वेंट से निकालना है, कैसे निकालूंगा, ये सारा पीरियड मैनेजमेंट में ही आता है। सही है, तो ये तो आपको मैंने इंट्यूबेशन वाली बात कर दी कि इंट्यूबेशन में आप किस तरह से करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, एक पेशेंट को लेंगे, उसको हम नेजल कैनुला से स्टार्ट करके वापस से जो है ना, मतलब एक पेशेंट को हाँ इमरजेंसी में आ गया है और वो उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, तो उसकी कंडीशन को हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आप ऑक्सीजन थेरेपी सब कुछ करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, फिर उसको स्टेप डाउन करेंगे और फिर घर लेके जाएंगे, उसको छुट्टी देंगे कि आप अभी ठीक हो गए हैं, आप जाएं। तो इसी तरह का एक लेक्चर हम डिटेल लेक्चर अभी इसके बाद हम बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ,
मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं कि मैनेजमेंट असल में इंपॉर्टेंट होती है। आपने देखना होता है कि पीक एयरवे प्रेशर ज्यादा तो नहीं हो रहा, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें। लेट्स से पीक एयरवे प्रेशर है, सही है, पीक एयरवे प्रेशर, ठीक है, और एक होता है प्लेटू प्रेशर, सही है। अब ये पीक एयरवे प्रेशर क्या है, प्लेटू प्रेशर क्या है, ये डिस्कस करेंगे। लेकिन पीक एयरवे प्रेशर अगर ज्यादा हो रहा है तो भी नुकसान है, अगर प्लेटू प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो भी नुकसान है। तो ये कौन मॉनिटर करेगा, ये रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट मॉनिटर करेगा, वो इसको मैनेज करेगा। अच्छा, पीक एयरवे प्रेशर जो है ना वो ज्यादा है, तो अब इसको किस तरह से कम करना है। प्लेटू प्रेशर ज्यादा है तो किस तरह से कम करना है, ड्राइविंग प्रेशर को किस तरह से जो है ना हमने मेंटेन करना है, किस तरह से ड्राइविंग प्रेशर देना है, कितना ड्राइविंग प्रेशर देना है। अच्छा, इसमें एक और चीज, लेट्स से ARDS का पेशेंट है तो आपने एक और चीज जो बहुत मतलब कॉमन है जिसको हम प्रोटेक्टिव लंग वेंटिलेशन कहते हैं, जो मोस्टली ARDS में यूज होता है कि आपने एक स्पेसिफिक सेटिंग करनी होती है। वो स्पेसिफिक सेटिंग क्यों होती है, वो इसलिए कि आपने उस डिजीज को उसके हिसाब से मैनेज करना होता है, सही है। तो मेरे ख्याल में यहां पे आपको क्लियर हो गया होगा कि असल में हम डायग्नोसिस पे कमांड क्यों हासिल करेंगे, ट्रीटमेंट पे कमांड क्यों हासिल करेंगे, और फिर मैनेजमेंट में हम कमांड कैसे हासिल करेंगे। लेट्स से अगर आपके पास यही पेशेंट है, पहले वर्स कंडीशन पे था, आपने वेंटिलेटर पे डाल दिया है, फिर उसके बाद आपने मैनेजमेंट भी कर दी है, अब वो ठीक हो गया है, तो उसके लिए रिहेबिलिटेशन टिप्स आप क्या प्रोवाइड करेंगे। लेट्स से अगर वो घर जा रहे हैं तो आप उसको किस तरह से काउंसल करेंगे। लेट्स से अगर उसको घर में बाईपैप या सीपैप या एल्टॉट की ज़रूरत है तो उसके लिए आप उसको किस तरह से मैनेज करेंगे, उसको किस तरह से काउंसल करेंगे, ये सारा जो है ना रेस्पिरेटरी केयर में ही आता है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ मेरे जहन में अभी आ गई है, एक होती है ना चेस्ट एक्सरे, तो वो भी हमारे पास डायग्नोसिस के लिए ही यूज़ होती हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि चेस्ट एक्सरे कैसी होती है, नॉर्मल चेस्ट एक्सरे, एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे, इन्फिल्ट्रेट्स क्या होते हैं, पल्मोनरी एडिमा कैसे दिखती हैं, इसके अलावा बहुत सारी टीबी किस तरह की होती है, अस्थमेटिक पेशेंट का एक्सरे कैसे होता है, ये सारा कमांड आपने इस पे हासिल करना है। तो मेरे ख्याल में इसमें और ज़्यादा मतलब डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनको अभी यहाँ से अंदाज़ा हो गया होगा। अब ये मैं सिर्फ और सिर्फ एक डिजीज़ की बात नहीं कर रहा, अगर लेट से आपने डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट करनी है तो उससे पहले आपने डिजीज़ को समझना है कि नमूनिया में असल क्या हो रहा होता है, ARDS किस चीज़ को कहते हैं, कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा किस चीज़ को कहते हैं, एस्पायरेशन नमूनिया क्या चीज़ होती है, अज़मेटिक पेशेंट क्या होते हैं, इसके अलावा COPD क्या चीज़ होती है, इसके अलावा और जितनी भी पेशेंट हैं जिनको लंग का इशू नहीं है, लाइक टेटेनस में अगर आप देख लें तो स्पेसिफिकली उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता, लेकिन मसल स्पाज़म्स हो रहे होते हैं, मसल स्पाज़म्स की वजह से वो खुद से जो है ना वो सांस नहीं ले पाता, तो हम क्या करते हैं, इंट्यूबेट कर देते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपके जहन में चल रही होगी। एक और मैं आपको बता देता हूँ, मिस्थीनिया ग्रेविस हो गया है, GBS गुलेनबेयर सिंड्रोम, उसमें भी आपके पास कोई स्पेसिफिक रिलेटेड टू द लंग डिजीज नहीं होती, वो असल में न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से वो क्या होता है, वो सांस नहीं ले पा रहे होते, तो क्या होगा, आप उसको वेंटिलेटर पे डालेंगे, आप उसको मैनेज करेंगे। किस चीज़ के लिए मैनेज करेंगे, ताकि उसकी जो मेन पैथोलॉजी है, जो मेन डिजीज़ है, जो भी है, ARDS है, जो भी है, वो रिजॉल्व हो जाए, उसकी जो रिजोल्यूशन हो जाए, फिर आपने क्या करना है, वेंट से हटाना है। तो ये इस चीज़ पे कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है कि नमूनिया असल में क्या है, ARDS क्या है, जो मेन पैथोलॉजी है उसकी मैकेनिज्म आपको ज़रूर आनी चाहिए कि इसमें होता क्या है, सिक्रीशंस किस में प्रोड्यूस होते हैं, रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये क्लियर ना हो तो फिर मसला होगा, क्योंकि रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस के लिए डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट अलग होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस के लिए डायग्नोसिस, मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट अलग होगा। हर डिजीज के लिए एक अलग अलग आप जो है ना स्ट्रेटजी बनाएंगे, उस स्ट्रेटजी के बेस पे आप उसको
ठीक करेंगे। वैसे ठीक करने वाला अल्लाह है, लेकिन आपने क्या करना होता है, आपने उसके लिए एक प्लान बनाना होता है। सही है, तो मैं इस पर अभी और ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ये जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, कुछ गूगल से, कुछ ईगन से, और कुछ जो है ना मतलब फिल ब्लेम से, और एक और बुक है द वेंटिलेटर बुक के नाम से, मुझे अभी उसके ऑथर का नाम नहीं याद, लेकिन अगर किसी को भी ये बुक्स चाहिए PDF में तो मेरे पास है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगर किसी को ईमेल करना है वो भी मैं कर दूंगा, अगर किसी को व्हाट्सएप पे चाहिए वो भी मैं कर दूंगा, ये कोई इशू नहीं है। अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं तो आप एक एक टॉपिक को सेलेक्ट करें। क्लिनिकल रोटेशंस पे जा रहे हैं, आप एक एक टॉपिक को सेलेक्ट करें। ये FiO2 क्या चीज़ होती है, ये पेशेंट को हमने क्यों वेंट पे डाला हो। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। हमेशा एक चीज़ याद रखें, वाई एंड हाउ, ये दो चीज़ें याद रखें। क्या चीज़ें, वाई एंड हाउ, क्यों एंड कैसे। ये डिजीज़ किस तरह से आई है, मैं किस तरह से इसको मैनेज करूँगा, इससे पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि मैं क्यों जो है ना इसको ऑक्सीजन थेरेपी लगा रहा हूँ, क्यों जो है इसको इंट्यूबेट कर रहा हूँ, क्यों NIV पे डाल रहा हूँ, ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है ना। अब लेट्स से अगर एक नमूनिया का पेशेंट है तो आप उससे ये भी पूछ सकते हैं कि आपको ये डिजीज़ क्यों हुई है, आपकी हिस्ट्री क्या है। सही है, तो फिर आपके जहन में आएगा कि अच्छा ये हिस्ट्री है, ये आपके पास डायग्नोसिस है, ये हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से प्लान बनाएंगे, ये थेरेपी देंगे। किस तरह से देंगे, ये हाउ पे आप पर आ जाते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, व्हाई एंड हाउ। जब भी आप क्लिनिकल रोटेशंस पे जाएं, अगर आपकी टीचर्स हैं, जो उस्ताद हैं, जो भी हैं, आप उनसे जब भी कोई आपसे बात डिस्कस करें, आप उनसे व्हाई एंड हाउ ज़रूर पूछें। अगर आपको कोई कहे कि मैकेनिकल वेंटिलेशन पे डाल रहा हूँ, इंट्यूबेट कर रहा हूँ, तो आप उससे एक ही सवाल करें, कैसे एंड क्यों। क्यों पहले होना चाहिए, आप क्यों जो है ना इसको NRM लगा रहे हैं, क्यों नेजल कैनुला, क्यों वेंचुरी मास्क, क्यों NIV एंड क्यों इंट्यूबेशन, और फिर क्यों जो है ना इसको हम वीन ऑफ कर रहे हैं। ये वाई आप याद कर लें। जब भी आप वाई के बारे में पूछेंगे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। ये वीडियो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि असल में हमने करना क्या है। और एक और बात मैं आपको लास्ट बता देता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जब भी क्लिनिकल रोटेशंस के लिए जाएं तो वो हैंड्स ऑन करें। मीन्स आप डरें नहीं, सक्शन से नहीं डरें, या ABGs एनालिसिस से नहीं डरना चाहिए आपको। ये सब की जो है ना हर बंदा, अगर मैं यहाँ पे रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ तो पहले मैं भी एक स्टूडेंट हुआ करता था और मैं भी इसी तरह से डर रहा होता था। लेकिन फिर आपने क्या करना है, कॉन्फिडेंस गेन करना होता है, आपने चीज़ें सीखनी है। आप जाते ही इसलिए हैं कि आप सीखें। अगर आप सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि आपके अटेंडेंस लग जाएं, तो जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे और आपको पेशेंट जो है ना हवाला कर दिया जाएगा कि इस पेशेंट को आपने अभी जो है ना ट्रीट करना है, तो फिर उस टाइम पे आपका जहन काम नहीं करेगा। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़, क्लिनिकल रोटेशंस पे जाएं, वहाँ सीखें, वहाँ उनसे पूछें, ठीक है, कि आप ये काम कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। बस ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मेरे ख्याल में। मेरे जहन में तो अभी और कुछ रहता नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें कि ये जो फील्ड होते हैं इसको जो है ना हम और भी फैलाएं, क्योंकि ये फील्ड इम्पॉर्टेंट फील्ड है। लोगों को लगता है कि ये तो सिर्फ ब्रीथिंग है ना, सांस लो सांस बाहर करो, सांस लो सांस बाहर करो, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो मेरे से ज़्यादा सीनियर है, उनको पता होता है, उनको पता है कि ये रेस्पिरेटरी थेरेपी कितनी जो है ना कॉम्प्लिकेटेड होती है। उनको पता होता है कि हर चीज़ के लिए मैंने फार्मूला याद करना है, मैंने यहाँ पे मैनूवर क्या करनी है, ये मैनूवर कैसे करना है। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।